नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम विद यू। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संस्कृत की सबसे बेस्ट रणनीति को जानने की कोशिश करेंगे और आज के इस वीडियो में हम इस बात को भी जानेंगे कि हम संस्कृत जैसे विषय में ज्यादा अंक कैसे हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपके लिए 3 वीडियो बना चुका हूँ। हिंदी का वीडियो है जिसको मैंने पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड में बनाया है। पहले पार्ट में बहुविकल्पीय प्रश्न और दूसरा जो पार्ट है जिसका अंक 50 निर्धारित किया गया है, उसमें मैंने आपके लिए बहुत बेस्ट तरीके से सभी बातों को समझाया है और इसके साथ साथ हमें किस तरीके से प्रश्न पत्र को हल करना है, लोगों से एक्स्ट्रा मार्क लाने के लिए हमें क्या क्या एक्स्ट्रा करना है, अपनी कॉपी को ज्यादा प्रभावशाली किस तरीके से हम बना सकते हैं, उन सभी बातों को मैंने बताया है। और तीसरा वीडियो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है OMR सीट से जुड़ा हुआ। तो OMR सीट से जुड़े जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं पेन को लेकर और जितने भी मुद्दे हैं, उन सब पर मैंने विस्तार से चर्चा की है। आप उसे जरूर देखें और इसके साथ साथ बहुविकल्पीय प्रश्न को हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। अगर हमें प्रश्न नहीं आ रहा है तो हम उसे एक नए तरीके से हल करने के विषय में जाने हैं, तो आप उसे जरूर देखें। तो आज के इस वीडियो में हम संस्कृत से जुड़े सभी आयामों को जानने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप धैर्यपूर्वक वीडियो को पूरा देखें और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सभी बातें समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है, अर्थात आज का हमारा शीर्षक ही इस बात पर आधारित है कि हम संस्कृत जैसे विषय में ज्यादा अंक कैसे हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं अपना संक्षिप्त परिचय देने की कोशिश करूं तो मैं भी एक पुरुषोत्तम सिंह इंटर कॉलेज का छात्र रह चुका हूं और सन 17 में मैंने क्लास 10 पास आउट किया है और 19-10-337 मेरा रोल नंबर है और मैंने संस्कृत में 96 अंक प्राप्त किया है, अर्थात 70 में से 66 अंक और 30 नंबर प्रैक्टिकल वाला। तो मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इस बात का विश्वास हो कि हाँ, बताने वाला स्वयं कुछ जानता है, वो जो बता रहा है वो स्वयं अपने ऊपर लागू कर चुका है, तब हमें थोड़ा ज्यादा विश्वास होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं वो सभी ट्रिक्स और टिप्स शेयर करूंगा जिसके जरिए मैंने इतना मार्क गेन किया और किस किस पार्ट पर हमें ज्यादा फोकस करना है, उन सभी बातों को मैं अभी आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है कि हम बहुत सरल तरीके से ज्यादा मार्क गेन कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद जैसे कि आपको लग रहा था कि संस्कृत जो है वो काफी कठिन सब्जेक्ट है, निश्चित तौर पर कठिन है, लेकिन यहाँ पर मैथ जैसी मार्किंग होती है तभी तो इतना ज्यादा मार्क मिला है। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि इस वीडियो को देखने के बाद जहाँ आप पास होने के लिए कुछ प्रश्न को कलेक्ट कर रहे थे, वहीं अब आप इस पेपर में ज्यादा मार्क पाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जो ऐड करता हूँ हर जगह, वो यही है कि 70% क्वेश्चन 30% एरिया से आते हैं और 30% क्वेश्चन 70% एरिया से आते हैं। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि उस 70 क्वेश्चन को देखा जाए जो 30% के एरिया को पढ़ करके कवर किया जा सकता है, पाया जा सकता है। तो चलिए उन्हीं सभी बातों को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर अभी तक आपने सुना होगा कि एक तीर से 2 निशाना लगाने की बात, लेकिन मैं एक तीर से यहाँ पर एक तीर से 3 निशाना आपको लगाने के बारे में बताऊंगा और ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ऐसा वीडियो आपको कोई मास्टर या कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपकी सभी समस्याओं को समाप्त कर देगा। तो अब इस बात में कितना दम है, इस बात को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया कि जैसे खंड का अब मतलब पेपर पर आ गए और पेपर को समझेंगे, पेपर के लिए क्या बेस्ट अप्रोच हो उस बात को समझेंगे। तो यहाँ पर बताया गया कि सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न होगा और दूसरी बात 3 प्रश्न होंगे जो कि गद्यांश पर आधारित होंगे और वे प्रश्न किस तरीके से हो सकते हैं, वे डायरेक्ट प्रश्न हो सकते हैं या इससे रिलेटेड प्रश्न हो सकते हैं। इस बात को अभी हम और विस्तार से समझने वाले हैं, आप चिंता न करें। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न होगा,
वो प्रश्न गद्यांश से डायरेक्ट रिलेटेड हो सकता है या इनडायरेक्ट वे में हमसे घुमाकर पूछा जा सकता है। बात क्लियर। अब इसके बाद क्या है कि जो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न 4 नंबर से लेकर 10 नंबर तक है, उसके बारे में क्या बात कही जा रही है। तो वो प्रश्न जो होगा वो कहाँ से होगा, सबसे पहले इस बात को हम समझने की कोशिश करें। वो गद्य से होगा, पद्य से होगा और आंसू पाठ से होगा। तो हमने क्या देखा, 3 प्रश्न जो कि गद्यांश से रिलेटेड है, और जो बाकी 4 से 10 प्रश्न हैं वो यही 3 एरिया से डिपेंड कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि फोकस एरिया पर ज्यादा काम करने वाले हैं। अब दूसरा जो हमारा, अभी आप घबराइए मत, मैं सबसे पहले इस समस्या को हल कर देता हूं, फिर आपको उपाय बताने की पूरी कोशिश करूंगा। पहले क्या है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है कि आपकी जो बीमारी है उसे पकड़ता है। बीमारी को जब पकड़ेगा तब उसका उपचार करेगा। तो वही बात मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। तो सबसे पहले हमारी जो बीमारी है, हम उस बीमारी को पकड़ने की कोशिश करें कि हमारे अंदर कौन सी बीमारी है। तो यहाँ पर क्या बात है कि दूसरा जो है खंड खा मतलब पार्ट 2, ये क्या है, ये व्याकरण से रिलेटेड है। और यहाँ पर बताया गया कि 2 मार्क का आएगा क्या, प्रत्याहार और वर्णों का स्थान। यहाँ पर 1-1 मार्क से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि अब आपके पास इतना समय नहीं कि आप पूरा महेश्वर सूत्र याद करें या फिर जो ये वर्णों का सूत्र है इसे याद करें। आपको अब प्रेजेंट टाइम पे क्या करना है कि मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट पर काम करना है। ये वो समय नहीं कि आप थ्योरी समझें या फिर जो सूत्र हैं उनको समझें। यहाँ पर आपको एक फिनिशर की भूमिका में काम करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइम मैनेजमेंटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको आप ज़रूर पढ़ें, उन्हें एक तरीके से रट लें, वही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम अब विस्तार में जाएंगे तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैं बातें बता रहा हूँ उसे जल्दी से आप समझने की कोशिश करें। और जैसे संधि है तो यहाँ पर हल और विसर्ग संधि है, इनको जल्दी से, इनसे रिलेटेड जितने भी सूत्र हैं उन्हें एक बार आप देख लीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इनसे रिलेटेड जो प्रश्न ज़्यादा बार पूछे गए हैं उन्हें मल्टीपल टाइम तक आप उन्हें रिवाइज कीजिए, उन्हें देखिए और उन्हें इस तरीके से देखिए कि ये किस प्रकार हल किए गए हैं। तो अगला हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है शब्द रूप और धातु रूप। तो यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि पठ धातु हो गया, हंस धातु हो गया, ये सब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको आप तैयार कर लीजिए, उन सबको कंठस्थ कर लीजिए। और इसके साथ साथ जैसे कि शब्द रूप में हो गया तो इसमें बालक का हो गया, नदी का हो गया, फल का हो गया, मत का हो गया, मधु का हो गया, इनसे सबसे ज्यादा बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन्हें आप तैयार करके रखिए, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक का मामला हमने समझ लिया। अब इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद आता है समास का। तो समास में हमें ऐसे नहीं करना कि हमें जितने समास दिए गए हैं वो सब पढ़ना स्टार्ट कर दें। यहाँ पर जो 3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अर्थात सिलेबस में जो 3 है, इस बात को हमें मतलब इनसे रिलेटेड जितने भी उदाहरण है और जो इनके सूत्र हैं, इनके नियम हैं, इनको हमें याद कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है कि मतलब कहाँ कहाँ द्विग का उदाहरण होगा और कहाँ कहाँ बहुब्रीहि का उदाहरण हो गया और अव्यय भाव का कहाँ कहाँ उदाहरण होगा। इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आए हैं आप उन्हें जरूर तैयार करें और यही से प्रश्न आपके एग्जाम में भी जरूर आएंगे। तो यहाँ तक का मामला हमने क्लियर कर लिया। अब यहाँ पर जो है कारक, प्रत्यय और वाच्य परिवर्तन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मतलब 7 है तो आप इसे रट के काम चला सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट अब समझने का समय नहीं रह गया। और जो प्रत्यय है उनमें से कुछ प्रत्यय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप क्वेश्चन बैंक उठाएं और उन्हें हाईलाइट करना शुरू करें और उन्हीं को टारगेट करें, उन्हीं को सबसे पहले आप कवर करें, उसके बाद अदर कवर करें। और इसके साथ साथ वाच्य परिवर्तन में भी कुछ इंपॉर्टेंट है और उनके मतलब किस तरीके से ये परिवर्तन किया जा रहा है इसका इसमें, इस बात को आप 2-4 बार प्रैक्टिस करें, उसके बाद समझने की कोशिश करें। यहाँ तक का मामला हमने समझ लिया। इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। अब हम जो हमारा मेन हमारा टॉपिक है वो अब शुरू होता है, मतलब कहाँ मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, वो बात यहाँ से शुरू होती है। तो जो अभी तक था उसमें आपको प्रैक्टिस करना है, रटना है, ज़्यादा दिमाग लगाना है, ज़्यादा चीज़ों को समझना है। इसके अलावा कोई ऐसा मंत्र नहीं कि वो आपके कान में डाल दिया जाए और आप जो है कि सब मतलब तैयार कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। और बहुत से लोग ऐसी बातें बताते हैं तो उनके चक्कर में ना पड़ें। आपका कैरियर बर्बाद करने के लिए मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई वीडियो बनाया जाए। तो अब हम मेन टॉपिक जो है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो जो वर्णात्मक प्रश्न है, लिखने वाले प्रश्न है, यहाँ से मैं आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला हूँ। एक ट्रिक के जरिए एक साथ चीज़ों को समेटने की कोशिश करूँगा। तो देखिए यहाँ पर
जो आएगा सबसे पहले वो आएगा हिंदी अनुवाद वाला। तो हिंदी अनुवाद में आप महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं उनको हाईलाइट कीजिए। इसमें जैसे ये 4 आप जरूर तैयार कीजिए, जैसे रविंद्र और लोकमान्य और मालवीय, इनका जरूर तैयार कीजिए। यहाँ से ये तीनों जो है कि फेमस पर्सन हैं, इनसे एक आ सकता है। और इसके साथ साथ कालिदास, नैतिक मूल्यन और संस्कृत भाषा महत्व वाला, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आए हैं इनको आप तैयार कीजिए और अच्छे तरीके से तैयार कीजिए, क्योंकि यही 4 आपके लिए हर जगह काम आने वाले हैं। जैसे कि आपने कालिदास अच्छे से तैयार कर लिया, अगर मान लीजिए कालिदास तैयार किया है और कालिदास गद्य में ना आया, बात क्लियर, तो अगर वो सारांश में आया तो ये वहां लाभ ना देकर यहाँ लाभ दे दिया। और इसके साथ साथ अगर जो हमारा बहुविकल्पीय वाला प्रश्न है उसको भी हम यहीं से टारगेट करने वाले हैं। तो यही 4 जो हैं, यही 4 मतलब एक तीर हुई और 3 निशाने हमने किया। एक गद्य में फंसाने की कोशिश की, अगर ये यहाँ नहीं फंसता तब हम क्या करेंगे, इसके बाद सारांश में इसको हम फंसाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर भी नहीं फंसता तो ऐसा मतलब एक इस तरीके से जाल बिछा रहे हैं कि ये मछली कहीं ना कहीं हमारे पास आ जाए, मतलब हमारे जाल में फंस जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब ये कहाँ पर आने वाला है, ये विकल्प वाले में आने वाला है। तो इन 4 से हमने सभी चीजों को समझ लिया। तो पूरी बात मैंने बता दी आपको। अब इसके बाद हम किस बात को समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ तक का मामला समझ पाए, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इस 4 को 3 जगह अप्लाई किए, 3 जगह पर अप्लाई करके इससे हमने लाभ प्राप्त किया। ये कहीं ना कहीं आपके लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में लाभकारी सिद्ध होगा। तो आशा करता हूँ यह जो टिप होगी ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रही होगी आपके लिए, और शायद आपने पहली बार सुना हो। अब आगे और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि तीसरा नंबर है, तो यहाँ पर क्या है कि पद्य मिलेगा और उसका अनुवाद करना होगा, बात क्लियर। और फिर इसके बाद एक सूक्ति मिलेगी, उसका अनुवाद करना होगा, बढ़ा चढ़ा के आपको लिखना होगा, ठीक, एक लाइन को आपको एक्सप्लेन करना है। ये मामला हमने देख लिया। अब यहाँ पर अगला जो हमारा मामला है वो संस्कृत के श्लोक से है, मतलब आपको एक श्लोक दिया जाएगा, उसका अर्थ आपको संस्कृत में लिखना होगा। तो यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर हम 3 चैप्टर को सबसे ज्यादा टारगेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इन 3 में से मतलब एक फिर क्या किया कि हमने एक तीर से 3 निशाना फिर से शुरू किया कि अगर ये 3 चैप्टर में से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहीं से ज़्यादा सूक्त आएगी और यहीं से एक श्लोक ऐसा आएगा जो कि आपको संस्कृत में करना होगा। तो हमने क्या किया कि इन तीनों को अच्छे से तैयार किया। अगर ये इन तीनों में से ऐसा नहीं है कि पद्य में ना आए, जरूर आ जाएगा। इन तीनों में से एक ना एक जो ये टॉपिक है सेकेंड वाला, सूक्ति वाला, ये भी आपका आ जाएगा। और इसके साथ साथ जो संस्कृत का श्लोक है तो श्लोक ही तो आना है, और ये तीनों इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। यहाँ से आप इस बात को जरूर तैयार करें। तो हमने क्या किया कि एक साथ मतलब कम टाइम में मिनिमम क्या किया, इनपुट किया और मैक्सिमम आउटपुट ले लिया। मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, तो इस बात को मैंने समझा दिया। अब इसके बाद आगे हमें और भी बातों को समझना है। अन्य लोगों की तुलना में हमें ज़्यादा मार्क कहाँ मिलेगा, उस बात को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे 6 नंबर का है चरित्र वाला, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, महात्मा गांधी, आफ्ताब, सुमेधा और जीमूत मोहन, यहाँ से क्या करना है, इसका चरित्रण मतलब तैयार कर लेना है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो हेडिंग मतलब कोट्स होते हैं उनको जरूर यूज करें। वो वीडियो मतलब जो हिंदी वाला वीडियो था उसमें मैंने इस बात को अच्छे तरीके से बताया भी है, उसको जरूर देखें, क्योंकि हिंदी तो सबके लिए कंपलसरी है। मान लीजिए संस्कृत जो है कि में पार्ट है, कोई बच्चा कला लिया है और कोई संस्कृत लिया है, लेकिन हिंदी तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो उस मतलब आपका कोई दोस्त अगर आर्ट लिया है तो उसके पास भी हिंदी वाला लेक्चर जरूर शेयर कीजिए। तो यहाँ से क्या किया हमने कि जो मतलब चरित्रण तैयार किया जैसे इन चारों का, और यहाँ से क्या हो रहा है कि बहुविकल्पीय प्रश्न जो 4 से 10 वाले हैं वहां का भी प्रश्न हमने फंसाने की कोशिश की। तो मतलब एक साथ मतलब हमने क्या किया कि हमने चरित्रण को देखा और इसके साथ साथ इसका डायरेक्ट लाभ लिया और इनडायरेक्ट लाभ कहाँ लिया, बहुविकल्पीय प्रश्न में लिया। तो आशा करता हूँ ये आप बात आसानी से समझ पा रहे होंगे और ये बातें आपको काफी ठोस और प्रभावशाली लग रही होंगी। और इसके बाद अब हम किस बात को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अब तीसरा जो हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो क्या है, यहाँ पर आपको जैसे 6 का जो पार्ट 2 होगा खा वाला, वहां पर प्रश्न का मतलब प्रश्न दिया जाएगा और उसका उत्तर लिखना होगा। तो हमने क्या किया कि ये जब चैप्टर्स हमें तैयार रहेंगे तब हम क्या करेंगे, इनका जो मतलब आंसू पाठ से जो प्रश्न पूछा जा रहा है
उसका जवाब भी हम दे ले जाएंगे। तो मैंने आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताए कि आप एक चीज को पढ़ करके 3 जगह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपका समय भी बहुत कम लगेगा और आपको मार्क भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे यहाँ से मैंने आपका समय बचाया, अब आपको समय थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत है। कहाँ पर? प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस कहाँ पर? विभक्ति वाले में है और प्रत्यय वाले में है और वाच्य परिवर्तन, जैसे कि मैंने शुरुआती दौर में बता दिया इस बात को। तो आप यहाँ पर दिमाग लगाएं और चीज़ों को देखें कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इनका ट्रेंड देखें, कौन सा प्रश्न कितनी बार पूछा गया है, कितना इंपॉर्टेंट है, और उस प्रश्न को घुमाकर तो नहीं पूछ सकता। जो प्रश्न पूछा गया है उससे रिलेटेड या उससे इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में कोई प्रश्न तो नहीं पूछा जा सकता। इस बात को भी हमें क्या करना है, गौर से देखना है। तो यहाँ तक का पूरा मामला हम समझ चुके। अब इसके बाद क्या है कि अनुवाद से रिलेटेड है, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है और जो इम्पोर्टेंट है उनको जरूर देखना है, क्योंकि ऐसा कोई जुगाड़ तो है नहीं कि कौन सा अनुवाद आएगा वही मैं आपको बता दूं। इसको तो कोई नहीं बता सकता भाई, पेपर लीक वाली बात तो है नहीं कि मतलब यही मतलब आया है, यही रट लो, यही हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा जो बताते हैं वो गलत बताते हैं, आपको गुमराह करते हैं, उनसे दूर रहें। बात क्लियर? अब इसके बाद जो है, जैसे हम क्या करते हैं कि एक गेस मार्क मतलब एक तरीके से हम माइंड मैप बनाने की कोशिश करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और बाकी इंपॉर्टेंट और गैर इंपॉर्टेंट की कोई रेखा निर्धारित नहीं की गई। हम एक मार्किंग करते हैं और उसके अनुसार अपनी प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि निबंध की जो बात है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है विद्या का, सदाचार का, पर्यावरण का। संस्कृत आप पढ़ रहे हैं तो संस्कृत से जरूर पूछा जाएगा। अब एक विद्यार्थी हैं तो इससे रिलेटेड जरूर पूछा जाएगा और परोपकार से रिलेटेड जरूर पूछा जाएगा। तो आप क्या करें कि निबंध लिखें और इसमें जो कोट्स होते हैं उनको जरूर इस्तेमाल करें। उनके विषय में आप मतलब गूगल का भी सहारा ले सकते हैं या फिर क्वेश्चन बैंक में अगर बताया गया है तो उसे भी आप यूज करें। उससे आपका मार्क एक्स्ट्रा होगा, अन्य लोगों की तुलना में आपकी जो कॉपी होगी वो प्रभावशाली होगी और उससे आपको फुल मार्किंग मिलेगी। जहाँ वो लोग ज़्यादा गाथाएं लिख रहे हैं वहाँ पर आपका काम कोट्स करेंगे। ये बात मैंने आपको समझा दिया। और अब हम क्या समझने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर भी मैंने आपके लिए ट्रिक बनाई है कि जैसे 11 नंबर जो है वो क्या है कि 2 यहाँ पर पूछा जाएगा, शब्द दिया जाएगा और वहाँ से आपको वाक्य बनाना है। तो शब्द से हमें क्या बनाना है, वाक्य बनाना है। तो अभी जैसे यहाँ पर अगर आपको ना ही आ रहा है, जैसे कुछ बच्चे हैं कि वो साल भर नहीं पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन उनके लिए क्या उपाय किया जाए उन्हें मार्क मिल जाए। तो उनके लिए उपाय यही है कि जैसे आपके लिए कोई प्रश्न मतलब आ गया, अत्र आ गया या कुत्र आ गया, तो आपको जो गद्यांश दिए गए हैं, जो मतलब आपका अनुवाद करने वाला दिया गया है या पहला जो प्रश्न वाला दिया गया है, उसमें देखिए अगर कहीं पर कुत्र दिया गया है वही लाइन जो है यहाँ पर लाके लिख दीजिए, भाई आपका सेंटेंस बन गया। अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है। ये ट्रिक उनके लिए है जिनको ये समझना है कि मैं किस तरीके से मार्क गेन करूं। मतलब पासिंग मार्क के लिए भी बहुत से बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए भी हमें ध्यान से इस बात को समझाना चाहिए। तो मैंने आपको सब बातें बता दी। अगर आप थोड़ा सा मतलब अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आप इस बात को कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए जो जिनका दिमाग इतना नहीं काम कर रहा है मैं किस तरीके से करूँगा, उनके लिए ये जुगाड़ है कि आप जो प्रश्न दिया गया है उसमें कहीं ना कहीं आपका जो ये शब्द है, मतलब 11 नंबर में जो 4 शब्द बोले गए हैं उसमें से देखिए अगर कहीं से आपका जो ये है मतलब गद्यांश पद्यांश वाला, वहां से अगर कोई शब्द लिंक कर रहा है तो आप उसे एज इट इज उतार दीजिए, आपको नंबर तो मिल जाएगा, क्योंकि आपने वाक्य मतलब शब्द से वाक्य तो बना दिया। तो यहाँ तक पूरा मामला मैंने आपको बता दिया, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनको बता दिया। प्रैक्टिस गुरु आपको ही करना पड़ेगा, कोई आपकी कॉपी लिखने नहीं जाएगा, ना ही कोई आपको ये बता सकता है कि कौन सा प्रश्न आ सकता है, लेकिन हम इंपॉर्टेंट लाइन को समझ सकते हैं। मतलब वही बात ना कि 70% क्वेश्चन 30% एरिया से आते हैं। तो मैंने वही बात आपको समझाने की कोशिश की। जैसे कि गद्यांश तैयार किया तो इसको हम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी रणनीति से हम क्या करते हैं, स्मार्ट वर्क यही है कि हमने मिनिमम टाइम, बहुत कम समय में ज़्यादा चीज़ों को कवर कर लिया। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।